नमस्कार एंड गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है जब को नहीं मालूम, थोड़ा बता। ओके यस, मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और हम साई करुणा मिशन करके एक संस्था चलाते हैं। पिछले 25 साल से हम लोग मेडिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई, 4 बंगलोज मनीष नगर 234 में वर्सोवा वेलफेयर हाई स्कूल में, और इतने साल के बाद वापस मुझे यहाँ आने का मौका मिला है करके। पड़ी हुई है। अच्छा, राइट। और फिर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 95 से 98 मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने स्पिरिचुअल रिसर्च शुरू किया। तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई। जो हॉस्पिटल्स में हम इन्वेस्टिगेशंस करते थे वो बॉडी लेवल पे होती थी, और लोग काफ़ी बार कंप्लेन करते थे कि आपके रिपोर्ट्स में तो कुछ आता नहीं, लेकिन सिम्टम्स तो हमें अभी भी है, हेडेक है, चक्कर आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। तो फिर पता चला कि लंदन, अमेरिका, जर्मनी में कुछ ऐसे मशीन्स थे, इक्विपमेंट्स थे, ये सारे और आके, जिससे हम एनर्जी को चेक कर सकते थे। मतलब हम कहते हैं ना, अर्ली स्क्रीनिंग करना, अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पता चला कि हमारी बीमारी डायरेक्ट ब्लड में नहीं आती, खून में बीमारियां नहीं आती, पहले हमारे गैशियस में आती, विचारों में आती है, भावनाओं में बीमारी आती है। संस्कृत मतलब जो परंपराएं कहती है कि आप कर्म से ही अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हो, तो वो कर्म भी गैशियस है। कर्म कैसे दिखते थोड़ी है ना, कोई थोड़ी कहेगा कि इसके तो 10 किलो कर्म है, इसको तो 5 किलो कर्म है, ऐसा मेजर थोड़ी कर सकते हम। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, जिससे पता चलता है कि ये जो एनर्जी है, छाया जिसे कहते हैं, है ना, छाया लेके चलते हैं हम, अपनी एक परछाई लेके चलते हैं, तो वही कर्मा का खेल है। अब किसी को मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिलने के बाद बहुत मन उदास हो जाता है, दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी छाया और हमारी छाया अगर पॉजिटिव है तो अच्छा लगता है, अगर दोनों की टकरावट वाली है, फ्रिक्शन वाली है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है भाई दूर चले जाए इस बंदे से। और ये एक भाग्य की बात है कि एक जर्मन के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि कुछ समय के लिए, कुछ महीने, सालों के लिए आपकी हो सकता है एनर्जी कॉम्पिटिबिलिटी रहेगी, और कुछ समय के बाद एकदम अगेंस्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कुछ साल तक तो बहुत अच्छी बन रही थी, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अब बनी नहीं रही है, अब झगड़े हो रहे हैं, है ना, मतलब ज़्यादा ही इशू हो रहा है, चाहे इंटरनल हेल्थ के साथ हो या एक्सटर्नल इंसान के साथ हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी छाया भी बदलते रहती है, हमारे सोच बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती है, हमारे कार्मिक साइकिल्स बदलती है, हमारे ग्रह बदलते हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व की क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेजेस कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें जब अंदर होती है तो आपको नहीं लगता बाहर भी चेंजेस आएंगे? जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पहले की लाइफ कैसे थी, लॉकडाउन के वक्त कैसे थी, अब लॉकडाउन के बाद कैसी है? चेंज हुई कि नहीं? क्यों चेंज हुई? क्योंकि लॉकडाउन में जो वायरस निकले थे उन्होंने हवा को चेंज कर दिया, वातावरण को चेंज कर दिया, इंसान की माइंड की एक जो पैटर्न थी उसको चेंज कर दिया, सोच को ही बदल दिया। जो उसकी रूटीन पैटर्न थी कि बस ऑफिस में जाना, ये करना, दुकान में जाना, टोटली चेंज हो गया। जितने हम लोग ऑफलाइन पहले करते थे, हम ऑनलाइन पे आ गए थे लॉकडाउन के वक्त। इज इट राइट? और अब जब लॉकडाउन छूट भी गया है तो काफी लोग अभी भी प्रीफर करते भाई मैं घर पे बैठ के काम करना चाहता हूँ। इज इट राइट? कितने लोग ज्यादा लेजी हो गए, राइट? और कितने लोगों ने अपनी अंदर यात्रा शुरू कर दी, मतलब जो कभी मेडिटेशन नहीं करते थे, कभी योगा नहीं करते थे, उन्होंने शुरू कर दी। इसका मतलब ये सारी चीजें जो अंदर बदलाव सी आती है, वो उसको हम कहते हैं PIP, दैट इज पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। इसका मतलब है कि वातावरण के साथ हम समय समय पे बदलते हैं, और समय समय पे हमारा बदलाव होता है, तो सामने वाले का नजरिया भी हमको देखने का बदल जाता है। कभी हम किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, कभी हम किसी को बहुत बुरे लगते हैं, कभी हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें कोई बहुत बुरा लगता है। तो अगर ये परिवर्तन है तो परिवर्तन हम कहते हैं एक चुनौती है, लेकिन ये विधि का विधान भी है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कि जितनी भी चेंजेस आती है, चाहे वातावरण में आती है या इंसानों में बदलाव आते हैं, उसको स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आप जितने योगा करेंगे, जितने मेडिटेशंस करेंगे, जितनी स्पिरिचुअल साधनाएं करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एडजस्टमेंट आ जाएगी। जैसे आइस का आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप कभी बहुत दूर देखते हो, कभी एकदम नज़दीक देखते हो कि नहीं? है कि नहीं? अब ये समझो तस्वीर है, मैं यहाँ देख रहा हूँ और एकदम मैं वो सामने वाली
इमारत बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो ये आइज क्यों देखने देती? क्योंकि अंदर जो लेंस है उसको अकोमोडेशन कहते हैं, वो अकोमोडेट करता है। कभी वो एकदम छोटी हो जाती है अंदर, तो नज़दीक की इमेज इजीली हो जाता है। कभी मुझे दूर देखना है तो अंदर की लेंस खुल जाती है, तो मैं दूर की भी साइड देख सकता हूँ। तो आंखों के जैसे हमारा हृदय चक्र भी ऐसा होना चाहिए, आग्नेय चक्र भी ऐसी होनी चाहिए, अंदर का माइंड भी ऐसा होना चाहिए, हमारे मणिपुर चक्र भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी खाना खाएं हमें डाइजेस्ट करने को होना चाहिए। इज इट राइट? मतलब इंसान के अंदर ये जितने चक्रस दिए हैं, ये चक्रस क्यों दिए हैं, स्पिनिंग क्यों दिया है कि आप कभी भी उसको स्लो कर सको, फास्ट कर सको। अभी गर्मी होती है आपके घर में, आप क्या करते हो? पंखे को एकदम फास्ट कर देते हो। ठंड होती है तो पंखे को स्लो कर देते हो। इज राइट और रॉन्ग? तो एनर्जी भी ऐसी है कि एनर्जी कभी एकदम सिकुड़ जाती है, कभी एकदम खुल जाती है, कभी सिकुड़ जाती है, खुल जाती है। ये कब होता है? जब आपको अपने जैसा कोई इंसान मिलता है ना, आपकी एनर्जी खुल जाती है। और जब आपको लगता है भाई यार मुझे डर लग रहा है इससे, मुझे बहुत फियर है, तो आपकी एनर्जी एकदम सिकुड़ जाती है, एकदम प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाती है। ऐसे मार्क किया है कि नहीं आपने? इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, हमें ये एक्सरसाइज रोज करनी है। एनर्जी को खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। जैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं सांसों को, एक्सहेल करते हैं। तो जैसे हम सांस अंदर लेंगे, ये सोचो कि कॉस्मिक एनर्जी, वाइट एनर्जी अंदर जा रही है और मेरा गैशियस खुल रहा है, मेरी छाया खुल रही है, मेरा ऑरा खुल रहा है। तो उससे क्या होगा, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और जब हमें लगे कि भाई बहुत डिप्रेशन जैसा लग रहा है, एंजाइटी, बहुत डर जैसा लग रहा है, तो एक्सहेलेशन करते वक्त ये सोचिए मेरी सब चीजें बाहर निकल रही हैं। क्योंकि सांस को तो आप रोक नहीं सकते, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को तो रोक नहीं सकते। इज इट राइट? कोई भी आपका गुरु है, वो 24 घंटा तो आपके साथ नहीं रहने वाला है। इज इट राइट? कोई भी मंदिर में, गुरुद्वारा में जाओगे, आप कितनी देर बैठोगे? 2 मिनट, 5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं बैठोगे। लेकिन सांस तो कहीं पे भी आप ले रहे हो, और ये एक्सरसाइज को अपने ब्रेथ के साथ जोड़ दो। तो इसे कहते हैं ब्रेथ एनकोडिंग मेडिटेशन, ब्रेथ एनकोडिंग हीलिंग। सबसे सिंपलेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी का ऑरा करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपके लिवर के यहाँ पे ऑरा वीक है, आपकी किडनी के यहाँ पे ऑरा वीक है, आपके हार्ट के यहाँ पे ऑरा वीक है, या यूट्रस के यहाँ पे ऑरा वीक है। और वहाँ पे आपको टॉक्सिन्स को निकालना है, वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। फिर आप मेडिटेशन से करो, हीलिंग से करो, फ्रूट डाइट से करो, योगा से करो, या हीलिंग से करो, किसी से भी करो। लेकिन वहाँ से ये जो रेड पैचेस हम देख रहे हैं ना, ये सारे पैचेस निकालने पड़ते हैं जो हमारे अंदर है। उस रेड पैच को नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाते हैं। उस ब्राउन को नहीं निकालेंगे धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं। उस ब्लैक को नहीं निकालेंगे तो ग्रे हो जाता है। जब ग्रे होता है तब समझ में आता है कि अब यहाँ कैंसर है, अब यहाँ ट्यूमर है, अब यहाँ पे सिस्ट है, अब यहाँ पे फाइब्रॉइड है। और जब हम चेकिंग करते हैं मेडिकली, तब वहाँ पे बीमारी समझ में आती है। तो तब तक बीमारी नहीं समझ में आती जब तक वो सख्त नहीं हो गई, कंसोलिडेट नहीं हो गई, जब तक उसके बीच में कोई गैस ही नहीं रहा, कोई लिक्विड ही नहीं रहा, कोई मतलब कोई एक स्पेस ही नहीं रहा उसके बीच में, 2 सेल्स के बीच में, वो इतना सख्त हो गया, तब वो एमआरआई, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन आता है करके। इज इट राइट? तो हमें है क्या करना है, जितनी स्पेस अवेलेबल है बॉडी के अंदर, 78% वाटर है, और बाकी जितनी भी स्पेस बॉडी के अंदर अवेलेबल है, उस स्पेस के अंदर पॉजिटिव चीजों को डालते रहना है। फिर आप मंत्र जाप करो, गायत्री मंत्र का, ओम नमः शिवाय करो, या आप ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन करो, कुंडलिनी मेडिटेशन करो, नो डायमेंशन मेडिटेशन, जो भी आपको लगता है, या विपश्यना करो। जितने भी मेडिटेशन आपको अलग अलग प्रकार के लगते हैं आप करो, क्योंकि आप उस स्पेस में पॉजिटिव चीजें डाल रहे हो, है ना। जब आपने ये मकान में आए होंगे तो ये पूरा खाली था कि नहीं? तो आपने पहले क्या किया, फर्नीचर बनाया यहाँ पे। अब फर्नीचर या कबर्ड बनाया आपने, जो भी चीजें बनाई, उसके बाद आपने सोचा अच्छा यहाँ मैं बर्तन रखती हूँ, यहाँ मैं कपड़े रखती हूँ, यहाँ पे मेरी ज्वेलरी रखती हूँ, यहाँ मैं पैसे रखती हूँ, यहाँ मैं रिमोट रखती हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्पेस थी आपके पास। तो गॉड ने भी क्या है, आपको किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, लंग्स है, ये एक बहुत सारे कबर्ड्स के ड्रॉवर्स है, उसमें आपको क्या रखना है ये आपकी चॉइस है। पॉजिटिव चीजें रखनी है, नेगेटिव चीजें रखनी है, आपकी चॉइस है। किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। तो जब आप गलत चीज उस जगह पे रखते हो और आप बीमार पड़ जाते हो, तो डॉक्टर कहते हैं अरे यहाँ तो आपने कार्बन रखा है, यहाँ तो आपका वायरस घुस गया है,
यहाँ तो आपका शुगर लेवल बढ़ गया, यहाँ तो आपका फाइब्रॉइड हो गया, या तो गांठ हो गई, यहाँ तो स्टोन हो गया है, तो उस स्पेस में से आपको निकालनी पड़ती है वो चीज़ें। इज इट राइट? तो ऐसी परिस्थिति आए क्यों? मतलब अगर आपने माइंड में कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा है तो धीरे धीरे शरीर में धीरे धीरे उतरने ही वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो शरीर से आप नहीं निकाल सकते हो, माइंड से आप 100% निकाल सकते हो, इमोशन से आप 100% निकाल सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हमने ये चीज़ समझ ली कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम मेडिकल साइंस में हम केमिकल मैनिपुलेशन करते हैं, रसायन का मैनिपुलेशन करते हैं। 350 शुगर है तो इंसुलिन दे देते हैं तो 150 आ जाता है। दिस इज द मैनिपुलेशन। इज इट राइट? लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में हम क्या करते हैं, हम कपालभाति भस्त्रिका करते हैं या हीलिंग करते हैं। हम पेनक्रियाज में जो भी कंजेशन है जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो रहा है, हम उसको निकाल देते हैं। फिर वहाँ स्पेस अवेलेबल हो जाती है, जगह खाली हो जाती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आता है फूड में, अब वहाँ पे इंसुलिन आ जाता है उसको डाइजेस्ट करने में, तो अपना काम खत्म हो गया। पहले क्या था, वो खाना खा रहे हैं लेकिन इंसुलिन आ नहीं रहा है उसको पचाने के लिए, तो शुगर लेवल बढ़ते जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो थायराइड का भी ऐसा ही है। कोई भी चीज आप देख लो, बीमारी कब होती है, जब उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तब बीमारी आती है, तब हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपने माइंड और इमोशंस को टटोलना सीख लिया, मतलब हम होश में जीना सीख लिया, अवेयरनेस के साथ जीना सीख लिए, तो मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा कोई भावुक होके रह पाएंगे। हमें ज़्यादा नकारात्मक सोच से हम या रहेंगे करके, और तब हम समझ में आएगा कि अब मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, अब मेरे रिलेशन कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस थॉट को ज़्यादा नीचे उतरने नहीं दिया, नेगेटिव इमोशंस को नीचे उतरने नहीं दिया। हमारा रिसर्च कहता है एक नेगेटिव थॉट, विचार 200 ग्राम वजन बढ़ाता है, और एक नेगेटिव इमोशन 500 ग्राम वजन बढ़ाता है। तो अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जिम में जाना है, डाइट करना है, फास्टिंग करनी है, एरोबिक्स करनी है, जुम्बा करना है, ऐसा नहीं है। वो तो जब तक करोगे तब तक वेट कम होगा, वापस बढ़ जाएगा अगर आपने छोड़ दिया तो। आपको सोच निकालनी है जिसकी वजह से वजन बढ़ा है, आपको वो इमोशंस निकालने जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ गया है। इज इट राइट? तो कितना अच्छा है कि अपने इंडिया में इतने प्रकार के योगा अवेलेबल है, इतने प्रकार के मेडिटेशन अवेलेबल है, इतने प्रकार की हीलिंग्स अवेलेबल है। सिर्फ हमें एक बार ऑरा करके ये देखना होगा कि मेरे तासी के हिसाब से, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मेरे शरीर के हिसाब से, मेरे मन के पैटर्न के हिसाब से कौन सा ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा योगा करना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी हीलिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया, अच्छा मेरे हिसाब से मुझे ये करना ज़रूरी है, फिर आप उसी को फॉलो करो, खत्म हो गई। अब डायबिटीज़ 10 को होती है तो हम डॉक्टर सबको सेम मेडिसिन नहीं देते, हम उसकी तासी देखते हैं कि भाई इसको टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसका वेट कितना है, इसका हाइट कितना है, इसकी एज कितनी है, उस हिसाब से उसके यूनिट्स को हम चेंज करते हैं करके। इज इट राइट? तो आपको भी क्या करना है, अपनी एनर्जी की स्कैनिंग करनी है, अपनी एनर्जी की अभ्यास करना है, स्टडी करनी है, अपने एनर्जी का नॉलेज आपको चाहिए। तो समझ में आएगा कि मैंने कौन सी चीज़ें अपने पारिवारिक से लाई है, जेनेटिकली मैंने बीमारी को लेके आई हूँ, कौन सी चीज़ें मैं पिछले जन्मों से लेके आई हूँ, और कौन सी बीमारी मैंने इस जन्म में अपने माइंड के थ्रू ही क्रिएट की है। ये तीन ही चीज़ होती है, या तो पिछले जन्म से इंसान कुछ बीमारियां लाया है, कुछ नकारात्मक सोच लाया है, या इस जन्म में पेरेंट्स ने कुछ बाय डिफॉल्ट गलतियों से कुछ गलत बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाल दी है, मान्यताएं डाल दी है, या तो कहीं ना कहीं हमने अपने प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे गलत सोच के वो बीमारी को अपने अंदर निर्माण की है, क्रिएट की है करके। तो तीनों कंडीशन में हमने सेल्फ रियलाइजेशन करना जरूरी है, हमारा क्लियरेंस करना जरूरी है। और जैसे आप क्लियर कर दोगे, आप पीरियडिकली अपने ब्लड टेस्ट करो, अपने एक्सरे करो, देखोगे अरे अब तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा, पहले नॉर्मल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने एबनॉर्मल किया था, बाहर से किसी ने आपको बीमारी गिफ्ट में नहीं दी। कोई गिफ्ट में देता है मुझे बताओ? जैसे अभी आप मुझे बोल रहे थे कि आपके अभी हेयर लॉस हो रहे हैं, क्योंकि अभी कैसा है, जैसे आप हीलिंग कर रहे हो आपकी बॉडी में से हीट निकल रही है, और जब हीट निकलती है ना, जब पीएच लेवल एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी हमारे डेड सेल्स रहते हैं ना, उसको बाहर निकालना, जलाना उसका काम ही है। समझ में? तो चीज़ें अंदर ही थी, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई बीमारी आई।
अभी मैं ये टेबल हटाऊंगा, यहाँ हटाऊंगा, कुछ तो जाले मिलेंगे, कुछ तो मिट्टी मिलेगी। इसका मतलब नहीं बाहर से आई, वो पहले से थी, हमने देखा नहीं, जैसे हमने उसको हटाया हमें दिख गई। अब सफाई करेंगे कि नहीं उसकी? तो डरने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं ऑरा करूंगी तो मेरे अंदर से क्या खराबा दिखेगा, मैं अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूंगी तो पिछले जन्म में क्या गंदा निकलेगा। जो भी दिखेगा वो आपका ही दिखेगा और वो आपको सफाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं टेबल सोफा हटाऊंगी तो पता नहीं किधर मरी हुई कॉकरोच मिलेगी, चिपकली मिलेगी, तो कभी ना कभी तो आपको ही निकालनी पड़ेगी। इज इट राइट और नो? आपके बॉडी में मतलब आपके स्टमक में ओमेंटम में फैट ज्यादा है तो फैट आपको निकालना पड़ेगा, आपके लिवर में फैट ज्यादा है तो आपको निकालना पड़ेगा, आपके किडनी में सपोज एसिड ज्यादा है, इसके वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब है तो आपको ही क्लीन करना पड़ेगा, आपके स्टमक में एसिड ज्यादा है तो आपको ही अल्कलाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है या मुझे तो ये करना नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। बिकॉज उसके बाद जब हमारा भुगतना आता है, जब सफरिंग आती है ना एक्सट्रीमिटीज पे, तब हमें पछतावा होता है कि अरे मैंने पहले से क्यों उसको क्लीन नहीं किया, तो शायद ये कंडीशन पे नहीं पहुंचते। समझ में कि नहीं? कुछ 3 महीने पहले ही ऐसा हुआ था कि हमें एक इंसान मिले थे, पहचान के थे, 72 ईयर्स के। हमने उन्हें गाइड किया था कि अभी आपकी कुछ बीमारियां बहुत सारी शरीर में डेवलप्ड हो रही है ऑरा के हिसाब से। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ऐसे नहीं लगता, मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। हमने कहा अभी ये दिख रहा है। उनकी वाइफ बोली नहीं नहीं आप अच्छे से गाइड करो। हमने बहुत अच्छे से गाइड किया, उनकी वाइफ ने भी उनके हस्बैंड को गाइड किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। अभी 10 दिन पहले ही उनके बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज हुए और 10 दिन से लेके आज तक 47,000 रुपीज उनका बिल लीलावती हॉस्पिटल में हुआ और अभी 1 घंटे पहले इनकी डेथ हो गई। तो मतलब फायदा क्या हुआ मुझे बताओ? इतने मतलब उनके ऑपरेशंस हुए, उसके 10 दिन के अंदर इतने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए, और यही 3 महीने पहले हमने उनको बता भी दिया था कि ये चीजें हैं। तो बोलते मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं। आपको पता नहीं कब संचित का प्रारंभ होगा, आपको पता नहीं असिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिकली कब चीजें बाहर आएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज इट राइट और नो? राइट। तो हम ऐसे कोई एथलेटिक्स नहीं है कि हमें बहुत स्पोर्ट्स करनी है, बहुत एक्सरसाइज करनी है, बहुत जिम करनी है। बस हमें फिट रहना है, हमें हेल्थ अच्छी रखनी है ताकि कभी हमें बीमारियों की शिकायत ना हो और हम उसके विक्टिमाइज ना हो, हमें हॉस्पिटल जाना ना पड़े, हमें दवाइयाँ खानी ना पड़े, हमें ऑपरेशन ना करना पड़े। तो उसके लिए आपके पास चॉइस है कि आप पहले से कुछ सावचेत रहना चाहते हो या आप बीमारी के बाद कुछ अपनी आंखें खोलना चाहते हो। चॉइस इज योर। हम तो सिर्फ आपको क्या है इस माध्यम से सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे आपके माइंड में चेंज लाना है, बॉडी में चेंज लाना है, आपके चक्रस के ऑसिलेशंस में चेंज लाना है, सोल के कर्मा में चेंज लाना है, और ये पूरी सर्किट में आपको कहाँ चेंजेस लाने हैं हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन करना किसको है? हाँ, आपको ही करना है। बिकॉज जहां जहां पे भी आपको लगेगा आपको चेंजेस लाने हैं, वहां अगर आपने चेंज लाए तो समझ लो कि आपका ऑरा, आभा मंडल, आपकी छाया सकारात्मक हो जाएगी। हम इस यूनिवर्स में ना 24/7 कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं और वो सिर्फ गैस है, वो सिर्फ ऑरा है। मैं कुछ आपको वाइब्रेशंस दे रहा हूं, आप बैठे बैठे यहां मुझे कुछ वाइब्रेशंस दे रहे हो, तो चॉइस हमारी है कि मैं आपको क्या दूं, आप मुझे क्या दे रहे हो। इज इट राइट? ऐसा नहीं सोचना कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में जाके मैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस लूंगी, नहीं। आपके अंदर से भी ये वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए। बिकॉज आपका शरीर टेम्पल है, मंदिर है। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है। दैट्स द गॉड इनसाइड योर टेम्पल। तो अगर आपने ये सारे टेम्पल को अच्छा रखा तो अंदर का गॉड बहुत खुश होगा। वो विराजमान है तो उसको लगेगा अरे वाह, उसने बहुत संभाला है अपने आप को। इज इट राइट? और जैसे हमने इस चीज की पूरी मतलब ये रखी, तो हमारे जितने भी क्या कहते हैं कि एनर्जी सेंटर्स है ना, वो हमेशा सकारात्मक रहेंगे। कहीं से कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होगा। राइट? आप देखते हो कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना तो पैर ऐसे हिलाते रहते हैं, आपने देखा है? क्योंकि इनके मूलाधार चक्र रहता है ना, रूट चक्र, वो बहुत हाइपर रहता है। या तो एंजाइटी बहुत रहती है, बहुत हाइपर रहता है, तो शांति से बैठ नहीं सकते। इज इट राइट? तो ये चीजें क्लियर कट समझ में आ रही है कि कुदरत ने हमारे 7 चक्र मतलब हमारी प्राण प्रतिष्ठा करके ही हमें भेजा गया है, हमें शक्तिपात करके ही भेजा गया है।
जो पत्थर की मूर्तियों को करना पड़ता है, इंसान तो माँ के पेट से शक्तिपात होके बाहर निकलता है। तो माँ ने अगर 9 महीने मेहनत की है शक्तिपात करने के लिए, इस एनर्जी सेंटर्स को सकारात्मक करने के लिए, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको हमेशा के लिए सकारात्मक रखें। इज इट राइट? ऐसा नहीं अब हम जितनी भी नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं या जैनिज्म की फास्टिंग होती है या गणपति की फास्टिंग होती है, वो फास्टिंग क्यों होती है? ताकि इसके ऑसिलेशंस नॉर्मल हो जाएं, इसके रोटेशंस नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि जब आप शरीर के अंदर कुछ डालोगे नहीं तो इसकी स्पिनिंग ऑसिलेशंस धीरे धीरे नॉर्मल होती है और इसके वजह से एक आभा मंडल सकारात्मक क्रिएट होती है। तो हम कहेंगे अरे ये त्योहार के बाद तो हमेशा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फास्टिंग के बाद मैं बहुत अच्छी हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके जो भी इम्बैलेंस हुए थे, डिसअलाइनमेंट ऑफ द चक्रास हुए थे, कुछ चक्र स्लो घूम रहे थे, कुछ फास्ट घूम रहे थे, वो सब अलाइन हो गए। इज इट राइट? तो फिर आप मेडिटेशन से करो या फास्टिंग से करो या योगा से करो या हीलिंग से करो, चॉइस आपके पास है। कुदरत ने बहुत तरीके दिए हैं हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग। कुछ लोग 5 एलिमेंट्स के मेडिटेशंस करते हैं, कुछ लोग ग्रहों के मेडिटेशंस करते हैं, कुछ लोग मंत्र के मेडिटेशंस करते हैं, कुछ लोग सिंबल्स के मेडिटेशंस करते हैं। मतलब कितनी वैरायटी, और कुछ भी करो अल्टीमेटली आपकी, चाहे आप ये चैंटिंग करो बीज मंत्र से या उसमें आप एलिमेंट्स को पॉजिटिवली एफर्मेशंस दो, मेरे अंदर वाटर बैलेंस्ड है, मेरे अंदर अर्थ बैलेंस्ड है, जो भी आप बोलो 100% वो वर्क होने वाला है। लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। मैं पिछले 23 साल से ये मेडिटेशन कर रहा हूँ, 23 ईयर्स हुए आज मुझे। तो ये मेडिटेशन करने से क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ हमेशा मेंटेन रहती है। मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, इतने जगह का खाना खाना पड़ता है। अभी 1 महीना अमेरिका में था तो वहां पे मतलब मैक्सिकन क्या क्या फूड मतलब मैंने खाए जो हम नॉर्मली इंडिया में इतनी रूटीन में तो नहीं खाते, बट इट डिडंट अफेक्टेड मी। वहाँ का टाइम अलग था, न्यू जर्सी का टाइम अलग था, फिर कैलिफोर्निया में गया तो वहाँ टाइम अलग था। मुझे नींद का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फूड का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिकॉज मैं समझ गया अगर मेरे चक्र संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो मैं इस दुनिया में कोई भी क्वार्टर में जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे नहीं बोलूँगा नहीं यहाँ तो टाइम अलग है तो मुझे नींद आने लगी है, मुझे थकान सी लग रही है, वहाँ का फूड सूट नहीं हुआ, वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। माइंड नेगेटिव होता है तो फिर ऐसे ही। इज राइट? तो ये चीजें बहुत मायने रखती है कि अगर हमने इसको सकारात्मक रखा तो हमारी ये जो 72,000 नाड़ियां है, ये नाड़ियां आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लाइट रहेगी। इस नाड़ियों में कहीं डार्कनेस नहीं होगा, कहीं इमोशंस नहीं होगा, कहीं नेगेटिव थॉट नहीं होगा, तो फिर बीमारी भी नहीं होगी। अब किसी की लिवर की नाड़ियों में एंगर है तो उसको लिवर सिरोसिस हो जाता है, किसी के लंग्स की नाड़ियों में सैडनेस है, सौरो है, तो उसको अस्थमा हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, किसी के हार्ट के नाड़ियों में हेट्रेड है, रिवेंज है, तो उसको हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं। तो बीमारी आती कहाँ से? हमने कहीं ना कहीं निर्माण की है ना। इज राइट? हम सिर्फ ब्लेम करते नहीं, उसके वजह से मैं दुखी हूँ, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया, ये जब से मेरे लाइफ में है मेरा तो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आपने उसको वैसा लिया है, अदरवाइज नथिंग हैपन, है ना। हम जब पहले वास्तु भी देखते थे तो हम कहते थे देखो इसने घोड़े की फ्रेम लगा दी, अब ये दौड़ेगा। अब हमारे ऊपर है हमें दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, फ्रेम तो हमने लगा दी है। फिर हम कहते हैं अरे ये कैक्टस का प्लांट रखा है, ये कांटे वाला है, तो इसका तो ऑरा हमेशा ब्रेक होते जाएगा। लेकिन अगर हम बियॉन्ड एनर्जी जाएंगे, जहाँ जिसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीजें हमें असर नहीं करेगी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? गो बियॉन्ड एनर्जी, उस चेतना के माध्यम से जीना है जहां महावीर, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद, पैगंबर वो जीते थे। वो एनर्जी बेस पे नहीं जीते थे तो उन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम बहुत नीचे के चक्र से जी रहे हैं, नीचे के लोअर 3 चक्र पे जी रहे हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। और जब हम अफेक्ट होते हैं ना तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें अगर कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा तो इन्फेक्ट भी कौन कर सकता है? इज इट क्लियर? तो ये चीजें हमको समझनी होगी ये सारी साधनाओं से, कि हमें किसी भी तरह से माइंड को भी पॉजिटिव रखना है, हमें बैलेंस भी रखना है, और इसी तरह से हमारे चक्रस को भी संतुलित रखना है। तो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ही पॉजिटिवली रहेंगे। जितने भी आप देख रहे हो, कार्डियल वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम,
ये सारी सिस्टम्स हमारी नॉर्मल रहेगी। और उसके वजह से हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इनटेक पॉजिटिव चाहिए। इनटेक का मतलब ब्रेथ पॉजिटिव चाहिए, इनटेक थॉट पॉजिटिव चाहिए, इनटेक डाइट पॉजिटिव चाहिए, इनटेक वाटर पॉजिटिव चाहिए, जो भी अंदर ले रहे हो वो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि वो जब अंदर रह जाएगा तो वो वैसी ही तरंगे वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा और फिर बाहर भी वैसे ही तरंगे ऊर्जाओं को निकालेगा। इज इट राइट? आप खुद एक कॉमन सेंस यूज करो, एक बीमार इंसान के बाजू में आप बैठोगे तो आप अपने आप को क्या कभी हेल्दी फील कर पाओगे? हाँ, कोई आदमी डिप्रेशन में है, उसके बाजू में आप बैठो, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको खुद को वीक लगेगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे। और कोई संत आदमी है, उसके बाजू में बैठोगे तो कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। तो यही चीज है कि इतना ही हमें संभालना है और कुछ नहीं संभालना है। आहार विहार विचार व्यवहार, इतना ही हमें संभालना है। और जैसे हम उसको संभालेंगे, हमारी हर चीज, अचेतन मन, सर्वचेतन मन, सब चीज पॉजिटिव रहेगी। और हमारी आत्मा को डायरेक्ट शुद्ध नहीं कर सकते। कोई आदमी ऐसा नहीं बोले ये मेरी आत्मा है, मैं उसको निकाल के थोड़ा सफाई करके अंदर डाल देता हूं। कोई कर पाएगा ऐसा? कोई भी बड़ा इंसान आज तक मुझे बताओ ऐसा कभी सुना होगा उसने सोल को निकाला, उसने प्यूरिफाई किया, अंदर डाला? इज इट पॉसिबल? लाइट को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। आत्मा तो वैसे भी शुद्ध है। शुद्ध तो सिर्फ शरीर को, मन को, भाव को करना है। और जैसे आपने उसको शुद्ध कर लिया, धीरे धीरे आत्मा ही शुद्ध हो जाती है। तो हम देखते हैं जिनकी भी ऊंची आत्मा है, ऊंची चेतना है, उनके विचार भी बहुत सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं करके। लेकिन शुरुआत हमेशा ऑरा से होती है और एंड भी ऑरा से होगी। तो ऑरा से स्टार्ट करना है और ऑरा से एंड करना है। एनर्जी से हमें सकारात्मक शुरुआत करनी है और उसी से हमें एंड करना है करके। इज इट राइट? मतलब जब आपने नया घर लिया तो आपने पहले क्या किया? घर की वास्तु पूजा करवाई है ना, या घर में एक दिया जलाया, या घर में सफाई कराई, राइट? और जब आप घर छोड़ के जाओगे और दूसरा कोई आएगा तो वो क्या करेगा? वो भी घर को क्लीन करेगा कि नहीं? क्योंकि आपकी परछाई इस दीवालों के बीच में है। आपने जो भी विचार किए ना, ये जो आपकी ईंटें हैं, ये जो दीवालें हैं, इसने एब्जॉर्ब किया आपके विचारों को, राइट? बहुत साल पहले दादर में एक ऐसा मकान था जहां पे एक बहुत बड़ी गुरु माँ रहती थी और लोग उनके पास बहुत साल तक सत्संग करते थे, बहुत साल तक सत्संग करते थे। और करीबन 30-35 साल तक वो सत्संग उनके घर पे चला। और एक दिन पता चला उन्हें कैंसर हो गया। उन्हें अमेरिका ले गए और अमेरिका में बहुत ट्रीटमेंट की और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर आपके यहाँ इनका ऑरा करना है। हमने कहा ठीक है, जब इंडिया आएंगे तो हम उनका ऑरा कर लेंगे। और जब वो इंडिया आए और हमारी जो भी अपॉइंटमेंट थी उसके एक दिन पहले वो चल बसे, शी डाइड। अब कुछ लोगों ने उस घर को नीलाम किया कि कौन हाईएस्ट प्राइस देगा उसको वो घर मिलेगा। तो वो जो घर 2 करोड़ का था वो 8 करोड़ में बिका वो घर। और अल्टीमेटली मेरी कजिन सिस्टर ने वो घर लिया करके। और 3 साल के बाद मेरी उस कजिन सिस्टर को वही कैंसर हुआ जो उस गुरु माँ को हुआ था। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब हम देखो कैसी छाप छोड़ के जाते हैं। हमने भले कितने भी सत्संग किए हो, कितने भी सकारात्मक चीजें की हो, लेकिन एक बीमारी जो हम छोड़ के जाते हैं ना उस घर में, उस दीवालों में, एनर्जी में, ऑरा में, उसके बाद जो भी वहां जाता है उसको वही पैटर्न मिलती है, उसको वही एनर्जी मिलती है। तो कुदरत एक ही चीज कहता है, भगवान एक ही चीज कहता है, कोई भी गलत चीज छोड़ के मत जाना। एक भी नेगेटिव पार्टिकल इस यूनिवर्स में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके बाद कोई तो आएगा और वो बेचारा आपके वजह से परेशान होगा। तो चॉइस इज योर कि मरने से पहले कितने सकारात्मक पॉजिटिव पार्टिकल आप छोड़ के जाते हो, कितने फोटॉन्स छोड़ के जाते हो, कितनी लाइट एनर्जी छोड़ के जाते हो, कितना प्यार छोड़ के जाते हो, कितनी करुणा छोड़ के जाते हो। ये चॉइस किसकी है? आपकी है। बिकॉज आपके बाद जो भी आएगा उसको वैसा ही मिलेगा जो आपने छोड़ा है। दिस इज लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। इज राइट? आपने सिर्फ ये दीवार छोड़ के नहीं जाने वाले हो, ये घर मकान बेच के नहीं जाने वाले हो, उसके साथ आप बहुत एनर्जी यहाँ छोड़ के जाओगे, थॉट छोड़ के जाओगे, आपके ट्रॉमास छोड़ के जाओगे, आपके साथ जो भी गलत चीजें हुए वो भी यहाँ पे छोड़ के जाओगे। इज राइट? तो क्यों हम ऐसी कोई चीज छोड़ के जाएं
जिसके वजह से बाद की जनरेशन परेशान हो, बाद में दुनिया परेशान हो? ऐसा क्यों हम छोड़ के जाएं? राइट? अभी आप देखते हो रास्ते पे यहाँ इंडिया में जब भी सड़कों के काम होते हैं उसके बाद में वो ऐसे खुला छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाते कि नहीं? फिर जो भी जाती है गाड़ी बेचारी उस खड्डे पे गिरती है और हम कोसते रहते हैं, पता नहीं यार ये इलेक्ट्रिक वाले या म्युनिसिपैलिटी वाले बंद करके नहीं गए, खड्डे करके चले गए ये लोग। इज इट राइट? कितने कर्व्स करते, कितने ये करते। तो आप सोचो कि इसमें से कुछ भी चीज आप छोड़ के जाओगे यूनिवर्स में तो कितनों को प्रॉब्लम होगा। तो ये क्यों करें हम? किसी ने गलती की है, शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भुगत रहे हैं, और हम कहीं गलत छोड़ के जाएंगे तो आगे की जनरेशन बेचारी परेशान हो जाएगी। राइट? तो कोई ऐसे टॉक्सिकेशंस मत लो, अल्कोहल, नॉनवेज मत लो, कोई ऐसे नेगेटिव थॉट लेके मत चलो कि जो आपको ऐसा छोड़ के जाना पड़े और आपके बाद ऐसे नेगेटिव ऑरा लोगों को परेशान होना पड़े, ऐसे और 50 और कोरोना जैसे बाहर निकले। क्यों ऐसे करके जाए हम? तो हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना है और शुरुआत हमें अपने शरीर के पंच महाभूता से करना है। इज इट राइट? सो आई होप आप समझ गए हो कि ये साइंस कितना जरूरी है कि जितनी क्लींजिंग हम करके जाएंगे अपनी एनर्जी की, जहां से भी हमें रेडनेस, जो भी गलत चीजें निकालनी है हमें निकाल के जाएंगे, ताकि फ्यूचर में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। हमने ऐसे बहुत से लाखों रिसर्चेस किए हैं, हर फूड के, ऑब्जेक्ट के, घरों के, मकानों के, सब ऐसे ऑरा करके देखे हैं हमने, और देखा है कि किस तरह से नेगेटिव एनर्जीज हम ऐसे छोड़ते हैं और दूसरे बेचारे उसके वजह से परेशान होते हैं। यहाँ देखो कि कोई संत अगर सकारात्मक चीजें करते हैं तो वो कैसी पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में छोड़ के जाते हैं। तो हम उन संतों की फोटो लगाते हैं, उनकी पादुका लगाते हैं, उनके दिए जलाते हैं, रोज उनकी स्मरण करते हैं, उनके जो भी शक्तिपात के मंत्र दिए हम सब वो करते हैं उस गुरु के। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा छोड़ के गए। तो क्यों ना हम खुद संत बने, क्यों ना हम खुद उस गॉड के एक अच्छे इमिटर बने, एक अच्छे सूत्रधार बने और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा छोड़ के जाएं। क्योंकि जो आप छोड़ के जाओगे कभी ना कभी वापस आपको ही आना पड़ेगा उस ब्लैक पार्टिकल्स को व्हाइट पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, उस फोटॉन्स को बनाने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको अगर कम जन्म लेने हैं, जल्दी मोक्ष में जाना है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से ब्रेक लेना है जल्दी, तो आपको ये सारे सकारात्मक फोटॉन्स छोड़ने पड़ेंगे। और अगर आपको ज्यादा जन्म लेने हैं तो कितने भी टॉक्सिन्स आप क्रिएट करो उस यूनिवर्स में, एक एक पार्टिकल्स का हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो आई होप ये सिस्टम बहुत क्लियर है कि भले हमें ये ऑरा बहुत छोटा लगता है, एनर्जी छोटी लगती है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में बहुत यूनिक है। यहाँ भले 135 करोड़ की आबादी है इंडिया में, लेकिन आप यूनिक हैं कि इस 135 करोड़ लोगों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो, एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई दूसरे लोग के वजह से ये वातावरण खराब हो गया, नहीं, आपका एक बहुत माइन्यूट कंट्रीब्यूशन है और वो यूनिक कंट्रीब्यूशन है, और कुदरत चाहता है कि आप कुछ अच्छी छाप छोड़ के जाए, है ना? जैसे भगत सिंह छोड़ के गए थे, या महात्मा गांधी छोड़ के गए थे, या मदर टेरेसा छोड़ के गए थे, या जीसस छोड़ के गए, वो कंट्रीब्यूशन आपको अच्छी छोड़ के जानी पड़ेगी। तब जाके आप कहीं ना कहीं क्या कहोगे, आप पूजे जाओगे, आपकी लोग अच्छी सकारात्मक चीज़ों में याद रखेंगे कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त माँ थी, ये तो बहुत ज़बरदस्त गुरु थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत दिल के अच्छे थे, इन्होंने बहुत लोगों को पॉजिटिव करके गए, है ना? तो आप कौन सी जगह बना के जाते हो दिलों में, दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाने के बाद। क्योंकि जो छवि उनके दिमाग में आपकी बनने वाली है, वो ऑरा तभी भी निकलेगा जब आप नहीं रहोगे। तब आपके मरने के बाद भी आप की जो छवि है लोगों के अंदर, वो इमिट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। तो प्लीज अच्छा समय है, जितना भी समय आपके पास बचा है मरने से पहले, आप उसको 100% काम करके जाओ, है ना? सिर्फ अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आप लोगों को टॉक्सिक नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप किसी के साथ फ्रॉड, चीट नहीं कर सकते हो, किसी को आप फंसा नहीं सकते हो। इज इट राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करके। हम लोग हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट्स को देखते हैं,
वो कितनी उल्टियाँ करते हैं, कितने हम उनके अल्सर्स कैंसर्स निकालते हैं, लेकिन हम इतनी सफाई करते हैं कि दूसरा जो पेशेंट है ना उसको थोड़ी भी उसकी गंदगी ना मिले। आपने देखा होगा शायद, राइट? लेकिन अगर आपको थोड़ी भी गंदगी दिखती है, आपको लगता है अरे बाप रे ये पहले क्लीन करो फिर मैं जाऊँगा। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, आप बोलते हैं पहले टेबल साफ करो फिर हम बैठेंगे। मतलब एक छोटी चीज आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, गंदगी। आप सोचो कि अगर आपने नेगेटिव ऑरा इस यूनिवर्स में छोड़ के गए, कैसे लोग आपको अच्छी जगह पे याद करेंगे? आपको नहीं करेंगे लोग याद। बुरे समय पे आपकी गिनती होगी या बुरे लोगों में आपकी गिनती होगी। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको राम बन के निकलना है बाहर के रावण बन के बाहर निकलना है। दैट इज योर चॉइस। आपको ब्लैक बन के बाहर निकलना है पार्टिकल, या व्हाइट पार्टिकल बन के बाहर निकलना है। तो जितनी हो सके मेडिटेशंस करो, हीलिंग करो, योग साधना करो, और कोशिश करो कि कुछ अच्छा अपने लिए करो, क्योंकि आपसे दुनिया शुरू हुई, आपसे दुनिया खत्म होने वाली है। आपके आत्मा का अभ्यास आपको ही करना होगा, और आपको ही एक एक लेवल उसको आगे ले जाना है, और कोई नहीं ले जाएगा। इज इट ओके? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट द ऑरा, बिकॉज काफ़ी लोग न्यू थे, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को बेसिकली लिया। और बेसिकली इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज़ का जो जड़ होता है ना, रूट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस बेस को अगर हमने समझ लिया तो मुझे लगता है फिर हम टॉप लेवल की चीज़ों को भी समझ जाएंगे। इज इट राइट? तो किसी को कोई क्वेश्चन, बिकॉज कुछ लोग जो नए आए हैं, मैं चाहूँगा कि अगर कुछ भी एक डाउट है या कुछ क्वेश्चन है इस ऑरा आभा मंडल के विषय के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। सर, जो अभी जैसे डॉक्टर फील्ड है, मेडिकल फील्ड, हाँ। तो हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, राइट patient राइट, के negative यस energy। यस। तो फिर डॉक्टर की एनर्जी भी उन्हीं मैंने इसलिए तो मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, बिकॉज मैं जब यहाँ हॉस्पिटल में था, 45 डॉक्टर्स के साथ काम करता था रामकृष्ण हॉस्पिटल में, 75 बेड हॉस्पिटल। हमेशा देखता था एम्बुलेंस में इमरजेंसी, सर्जरीज, फिर आईसीयू में सब वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें टॉक्सिक कर देती थी हमें। लेकिन हमें तभी लगता था चलो पेशेंट की तो सेवा हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ऐसे लग रहा था कि उनके वजह से हमारी हेल्थ पे असर हो रहा है, हमारी एनर्जी और नेगेटिव होते जा रही है, तो मैंने कहा अगर सेवा ही करनी है तो स्पिरिचुअल सेवा करें ना। सेवा ही करनी थी ना, तो क्यों बॉडी लेवल से ही सेवा करें? हम माइंड लेवल से साइकोलॉजिकल सेवा कर सकते, हम सोल लेवल से सेवा कर सकते। तो हमने अपने आप को ही शिफ्ट कर लिया करके, ऐसा है। चैलेंज इसलिए था क्योंकि 8.5 साल का हमने मेडिकल एजुकेशन लिया था, और वो बॉडी लेवल का छोड़ के हमें स्पिरिचुअल लेवल पे सेवा करनी पड़ी। लेकिन कम से कम पूरी आगे की लाइफ तो हमारी अच्छी गई। इज इट राइट? नहीं तो वो पेशेंट को तो हम किसी भी तरह से इंजेक्शन, मेडिसिन, सर्जरी दे के हम ठीक करके घर पे भेजते थे, हम घर पे बीमार होके जाते थे। तो ऐसा क्यों हम करें? कहने का मतलब ये है। इज इट राइट? You have a choice, you could live it. Exactly. लेकिन बाकी लोग तो बेचारे वो तो करना ही पड़े, कोई तो इस- करेगा। अगर इस- सब जैसे बोलते हैं, Exactly. ओशो बोलते रहे कि अगर सब चले जाएंगे गुफा में तो तो फिर कैसे चलेगा? कहाँ चलेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि तो आप- हमारी चॉइस है। अगर हम I have a question हाँ। कि नेगेटिव एनर्जी, लाइक यू सेड कि व्हाट वी लिव हियर, राइट राइट राइट, तो ऐसे ही हमने तो चलो अभी आज आपका लेक्चर सुना, तो हम इस उम्र पे जाके यहाँ से शुरू राइट करेंगे। राइट राइट, अभी जो पिछला हमने गलतियां कर रहे हैं और भी लोग बेचारे करेंगे, Right, right. अभी उनको हर एक को तो ये नसीब नहीं नहीं, कि नहीं, right, ये right. लेक्चर जो Exactly. सुनेंगे देन दे विल कम टू Right, right. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि ठीक है आपने स्पिरिचुअल लेवल पे किया, यस। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेयर के बारे में कुछ बताएंगे आप कि हाँ। जैसे कि आदमी प्रे करता है सबके लिए, और कुछ जैसे बोलते हैं दुआ में याद रखना, Yes, दुआ yes, में exactly. तो हम अपने घर पे बैठ के जब किसी के लिए दुआ करते हैं उसका क्या महत्व है, हाँ। और उस चीज को जरा हाँ, आप देखो सिखाएं। प्रेयर जो होती है ना, वो हम नॉर्मली कहते हैं ना दिल से प्रेयर करो, दिल से हम बोलते हैं ना प्रेयर करो। तो जब हम दिल से प्रेयर करते हैं, जो तरंगे निकलती है, चाहे गायत्री मंत्र की तरंगे निकलती है, या ओम नमः शिवाय की निकलती है, या नवकार मंत्र की निकलती है, या एफर्मेशन की प्रेयर निकलती है, वो चीजें गूंजती है, ऑरा बनती है, एक सर्किट बनती है, एक क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। और उस प्रेयर में इतनी ताकत होती है कि सामने वाले के सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाती है, इतनी डीप लेवल तक जाती है। और कुछ कुछ जो डेल्टा लेवल की प्रेयर होती है उसमें तो सामने वाले का डीएनए भी चेंज हो जाता है, उसके पैरामीटर भी चेंज हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई दवा मैं कर रहा हूँ, दुआ आप करो, हम खुद कहते हैं।
आज मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप दुआ कर रहे हो, तो बाहर उसके मरीज के जो रिलेटिव, पेशेंट के रिलेटिव है, वो उसके लिए प्रेयर करते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, कुछ चर्च में जाते हैं, कुछ मास हीलिंग करते हैं चर्च में जाके, कुछ अपने हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। लेकिन हर प्रेयर गॉड का एक चैनलाइजिंग होता है, एक कनेक्शन होता है। आपके मोबाइल में वोडाफोन है, एयरटेल है, आपको कनेक्शन से मतलब है। सिम कोई भी रहे, कंपनी कोई भी रहे, आपको कनेक्शन से मतलब है। इज इट राइट? तो प्रेयर हमेशा काम करती है। जैसे हम लोग बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, हाँ। अगेन माइंड बीच में, Right, राइट? एंड ये जो पढ़ भी रहे हैं, माइंड आ रहे हैं, राइट राइट लेकिन कभी कोई गाना गा लेता है या कहीं चला जाता है, या ज्यादातर साधु संन्यासी नेचर मतलब पे। वो ब्रेन की गठरी को साइड थोड़ा- में रख देते हैं। तो वो जो सरेंडर हो जाना, हाँ। मतलब एट द एंड ऑफ, बहुत पढ़ते हम लोग किताबें, लेकिन Yes. फिर बाद में हाँ, ब्रेन को अच्छा नहीं लगता। नहीं तो लगता। इसका जो सार है, मैं समझती हूँ कि हाँ। सरेंडर सरेंडर। तो वही बात हो गई ना, आपने कहा Exactly, कि exactly. दैट चैनल से कनेक्ट करना है बस, एक्चुअल बस, में। yes, चाहे yes. आप सो रहे हो तो इस बोझ को भी, 5 फुट के जो शरीर है उस बोझ को भी भूल जाए, भूल जाए। सब चीज को वो। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेंगी, मतलब इसलिए प्रॉब्लम के लिए वो हीलिंग है, करनी बट यू पड़ती आर है। नॉट टचिंग दैट। एग्जैक्टली, वो आदत हमें, प्रॉब्लम के लिए हमें हमको- ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, करना we है। have to हमें अलग हटा देना है। हाँ, वैसे हम लोग भाग जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। बिकम वेरी सेल्फिश। Yes, जैसे yes, कि yes. कोई मर इसलिए- रहा है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाए, तो Right, right. दुनियादारी के हिसाब से अगेन सेल्फिश कहलाएंगे। Right, right, right. तो आई फील कि वी हैव टू प्रैक्टिस दैट, कि That's the balancing. बैलेंसिंग की है बीच में, मगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते एग्जैक्ट, इसलिए हम उसको S1 S2 बोलते हैं। और रात को जब सोए तो खुद से भी अलग होए। एग्जैक्टली, और चैनल जो कनेक्ट बोला आपने, वो ही आता है, बाकी तो पढ़ के तो सब पता है। एग्जैक्टली, जैसे अभी तो वही है, वो जो फिर एक छोटा गठरी- छोटा प्रॉब्लम भी है ना, माइग्रेन है, हेडेक है, या आर्थराइटिस है, छोटी छोटी प्रॉब्लम भी है ना, जब आप स्पिरिचुअली उसके ऊपर वर्क करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चैनल का कनेक्शन और बढ़ते जाएगा। नहीं, मगर यही तो पॉइंट है मेरा, वर्क हाँ। वर्क नहीं। नहीं छोड़ देना है, सरेंडर। इवन वहां भी फिर वर्क कर रहे तो फिर नहीं, वर्क नहीं करना है, सरेंडर तो 100% होना है, लेकिन वर्क करते वक्त सरेंडर होना है। जैसे बच्चा एग्जाम, मतलब पूरा साल पढ़ता है और एग्जाम के टाइम पे सरेंडर होता है, वो कहेगा मैं पूरा साल पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ सरेंडर होके एग्जाम में जाऊंगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स द डिफरेंस के नहीं, राइट? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं कहता हूं मैं तो भगवान पे सरेंडर हूं, मुझे पता है एक्सीडेंट होगा नहीं, लेकिन मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी मुझे कौन से गियर में गाड़ी रखनी है, एक्सीलेटर पे पैर रखना है कि क्लच पे रखना है कि ब्रेक पे रखना है। इतना मुझे दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मैं इतना सरेंडर होके गाड़ी नहीं चला सकता हूं। इज इट राइट? तो पुरुषार्थ करो, कार्य करो, उसके बाद सरेंडर हो। तो कृष्ण ने भी यही कहा है कि जितना आपसे हो सके सब कुछ करो, लेकिन रिजल्ट के लिए मेरे पे सरेंडर हो। एक्शन पे सरेंडर मत होना, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। परफेक्ट। इज इट राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन किया, लेकिन रिजल्ट के लिए वो कहता है अब दुआ करो, सरेंडर करो। अगर आपकी दुआ में ताकत है तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने तो सर्जरी कर ली है, मैंने तो ऑपरेशन कर लिया है। इज इट राइट? है तो जहां कर्ता भाव है वहां करना होगा, बिकॉज हम संसार में रहते हैं। लेकिन उस कर्ता भाव में अहंकार नहीं होना चाहिए, उस डूअर में ईगो नहीं होना चाहिए, तो सरेंडर 100% होगा। यही सही। तो ओशो यही कहते हैं कि भाई सरेंडर कब होना है, जब आपकी डूअर्स की जो फीलिंग है वो सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है। तो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करती है? सेल्फ से सेल्फिश से सेल्फलेस बना देती है। स्टार्ट होती है सेल्फ से, फिर हम सेल्फिश होते हैं, और लास्ट में प्रैक्टिस करते करते सेल्फलेस हो जाते हैं। तो जब हम सेल्फलेस हो जाएंगे, वो सरेंडर बहुत काम में आएगा। दैट्स द अल्टीमेट थिंग, है ना? बट वी हैव टू वर्क ऑन इट। मैं इतने साल से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा अब मैंने 2.5 लाख लोगों को काम पे लगा दिया हीलिंग करने के लिए, अब मुझे करने की जरूरत नहीं। मैं वही करता हूँ जो मुझे फर्स्ट डे मुझे सर ने, गुरु ने सिखाया कि ओशो ने ये सुबह डायनेमिक सिखाया, तो मैं वो करता हूँ, वो कैथारसिस करता हूँ, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता हूँ। क्योंकि नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी गाड़ी बिगड़ जाएगी, मेरा भी ऑरा बिगड़ जाएगा, मैं भी ब्लैक पार्टिकल्स इमिट करना शुरू कर दूंगा, तो लोग मेरे से भी दूर भाग जाएंगे, तो फायदा क्या है? सो एवरी डे यू हैव टू डू। आप लंच करो कि या डिनर करो, कुछ भी करो, आपको बर्तन तो बाद में धोने ही पड़ेंगे। इज इट राइट कि नहीं? क्योंकि फिर से नेक्स्ट चीज के लिए आपको बर्तन का इस्तेमाल करना है। ऐसे में क्या, राइट?
सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मजा आ गया. थैंक यू वेरी मच.